नमस्कार। टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आशा है आप अच्छे होंगे, परिवार सहित खुश होंगे और अपनी तैयारी को नया आयाम दे रहे होंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ये मुख्य परीक्षा की श्रृंखला है, लगातार जारी है और इसमें आज हमारा जो टॉपिक है वो और उसका पाठ्यक्रम का एक प्रमुख बिंदु है उत्तर प्रदेश में लोक काव्य और लोक नृत्य। ठीक है, इसमें हमने उन सेक्शन को शामिल किया है जहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं और साथ ही यहां हमने 20 प्रश्न को भी डिजाइन किया है। लोक काव्य से 10 हैं और लोक नृत्य से 5 हैं और 5 हमारे जो वर्किंग है, मतलब आपके लिए प्रैक्टिस प्रश्न है। कुल मिलाकर के इस टॉपिक पर आप अगर 20 प्रश्न लिख देंगे तो मुझे इतना विश्वास है कि कहीं से भी पेपर आए, किसी भी इस कोने से पेपर आए, आपके पास इतना मटेरियल होगा कि आप अच्छे अंक वाला उत्तर लिख देंगे। यानी लोक काव्य की मैं बात करूं तो इसमें हमने बताया था कि 10 प्रश्न हैं और इसमें इसकी जो पीडीएफ है वो आपको हमारे ग्रुप में मिल जाएगी और साथ ही जो मेरा प्रोग्राम है ऐप पर वहां भी ये मिल जाएगा। ठीक है, इसमें मैं आपको प्रश्न संख्या 3 की तरफ ले चलता हूं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको करने के बाद में आपको लगभग जो भी प्रश्न होंगे उसका आधा हिस्सा मिल जाएगा। ये प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है। चलिए बात करें, उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत और उनकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। भूमिका की बात कर लेते हैं, लेकिन भूमिका से पहले हम देखें लोकगीत की बात कर रहा है और उसकी विशेषताओं की बात कर रहा है, तो भूमिका के अलावा हमें लोकगीत के बारे में बताना है, साथ ही उनकी विशेषताओं के बारे में बताना है और इन दोनों को संयुक्त करते हुए अपना निष्कर्ष देना है। बात आई समझे क्या नहीं? इस पेपर के 4 हिस्से होंगे: भूमिका, लोकगीत और उनकी विशेषताएं। ठीक है, हाँ ये कर सकते हैं छात्र, या तो लोकगीत और विशेषताओं को एक साथ लिख दें, या फिर पहले लोकगीत क्षेत्रवाइज आप बता दीजिए, फिर उनकी विशेषताएं बता दीजिए। आपको जो अच्छा लगे, दोनों तरह से आंसर लिखा जा सकता है, ये बात समझिएगा। मैटर में आपको डिस्कस कर लेता हूं। भूमिका में देखें कि उत्तर प्रदेश के लोकगीत विभिन्न अवसरों, ऋतुओं और सामाजिक घटनाओं से जुड़े होते हैं। यह लोकगीत न केवल सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करते हैं बल्कि समाज के विभिन्न पहलुओं को भी उजागर करते हैं। यह गीत प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ध्यान रखिए, लोकगीत जनता के द्वारा लिखे हुए होते हैं। जब आपके हमारे यहाँ सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं, महिलाओं के द्वारा, किसानों के द्वारा ये गीत गाए जाते हैं। ऐसे उत्सव पीढ़ी दर पीढ़ी मनाए जाते रहे हैं और ये लोकगीत पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते रहे हैं, गाए जाते रहे हैं। ठीक है, लेकिन बात करें लोकगीत की परिभाषा की, परिभाषा जरूर देना जरूरी है। लोकगीत लोक के गीत हैं जिन्हें कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरा लोक समाज अपनाता है। लोक में प्रचलित लोक द्वारा संरचित एवं लोक के लिए मौखिक लिखित गाए गीतों को लोकगीत कहा जा सकता है। लोकगीत के रचनाकार अपने व्यक्तित्व को लोक समर्पित कर देता है। मतलब आप अगर ये ढूंढेंगे ये गीत किसका लिखा हुआ है, तो अगर ये 20-25 साल का अगर इतिहास छोड़ दिया जाए तो अधिकांश 80 से 90% गीतों के रचनाकारों का नाम आपको नहीं मालूम होगा। इसीलिए डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल क्या कहते हैं कि लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोलते चित्रण है। ये परिभाषा आप जब देंगे तो आपका आंसर निश्चित रूप से अलग दिखाई देगा अन्य छात्रों की तुलना में। मेन बॉडी की तरफ आते हैं तो हम देख लें, यह उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत और उनकी विशेषताओं को सूचीबद्ध किया गया है। जैसे अवध क्षेत्र जो है, अवध क्षेत्र में देखें तो सोहर, बधाई, सावनी, फाग, झूला और कजरी जैसे लोकगीत गाए जाते हैं। ब्रज यानी जो मथुरा का एरिया है, रसिया, होरी, मल्हार, फटका, झूला, ठीक है, ये यहां पर है। बुंदेलखंड की बात करें तो यहां पर हमें हरदौल, पंबारा, आल्हा, ढिमरियाई, चंगेलिया, कोहाई, राछरा, दीवारी और तकरा गीत यहां पर लोकगीत के रूप में प्राप्त होते हैं। जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो रागनी, ढोला, लावनी, बन्ना और गुजरी, ठीक है, यहां पर गाए जाते हैं। अब इस तरह से आपने क्षेत्रवाइज बता दिया। अब आप एक एक करके इनके बारे में बताइए। जैसे कजरी है, और कजरी क्या है, अभी जो ऋतु चल रही है वर्षा ऋतु, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, जुलाई का महीना है,
तो कजरी क्या है? वर्षा ऋतु का गीत है जो मुख्य रूप से सावन के महीने में गाए जाते हैं। अब बात करें तो ये कहाँ का है, तो ये बता देंगे आप, ये इसकी जो उत्पत्ति है वो मिर्जापुर क्षेत्र के आसपास हुई है। ठीक है, यहाँ के लोग माता विंध्यवासिनी की उपासना में गीत गाते हैं और मोस्टली एक ऐसी अवधारणा है कि जो अहीर जाति है, जो यादव जाति है, इनके द्वारा, इनके पूर्वजों के द्वारा इसकी उत्पत्ति की गई है। बात करें कजरी गीत में श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। यह अर्थशास्त्री गायन की विधा के रूप में विकसित हुई संगीत की एक शाखा है। ये आप लिखेंगे तो आपका आंसर निश्चित रूप से अच्छा माना जाएगा। महिलाएं इसमें झूलों पर भी गाती हैं, मोरपंख की छड़ी के साथ अपने गायन को प्रस्तुत करती हैं। गीतों में क्या होता है? गीतों में आपका प्रेम होता है, वियोग होता है और वर्षा के सौंदर्य का वर्णन होता है। यानी प्रेम होगा, वियोग होगा, वर्षा के सौंदर्य का वर्णन होगा। साथ ही मैंने एक उदाहरण कर दिया है, कोशिश करिएगा इस उदाहरण को याद करके लिखने की है। जैसे बरसे बदरिया सावन की हरियाली छाई, धान रोपे किसान मन हर्षित भाई, गाए मिल संग कजरी तन मन जुड़ाई, मेहनत से लहलाए खेत खुशहाली आई। ठीक है, इस तरह से ये क्या है? कजरी का एक उदाहरण है। कजरी में अखाड़े भी होते हैं, ध्यान रखिएगा क्या होते हैं? अखाड़े भी होते हैं जिनकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं। जैसे आप देखेंगे नृत्य में घराने होते हैं, इसी तरह से यहाँ पर क्या अखाड़े होते हैं। इन अखाड़ों में अक्खड़ अखाड़ा, बैरागी अखाड़ा, पंडित शिवदास अखाड़ा प्रमुख है। कजरी की प्रसिद्ध गायक और गायिकाओं की बात करें तो इसमें मालिनी, अवस्थी, शारदा सिन्हा, विंध्यवासिनी देवी आदि गायिकाओं का नाम प्रमुख है। इस तरह से आपका कजरी वाला सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। अब चैती और चैता की बात करें तो चैत्र मास में गाया जाता है, इसलिए इसे चैती या चैत्रा कहा जाता है। होली के आसपास से शुरू होते हैं। इन गीतों में बसंत ऋतु का उल्लास भी होता है, रंग होता है, प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन किया जाता है। चैती में भगवान राम और शिव की स्तुति भी शामिल की जाती है। चैती चैत मास की खेतों में नई उमंग, बोए किसान बीज नए जीवन में हो रौनक संग, पेड़ पौधे सब खिल उठे हरियाली की रंगत चढ़ी, मेहनत का फल मीठा होगा सोच किसान की पड़ी। ये इसका उदाहरण है। बात करें सोहर, आप जानते हैं सोहर बच्चों के लिए, उत्सव के लिए गाया जाने वाला लोकगीत है और अवध का ये लोकगीत है। मोस्टली कहाँ का है? अवध क्षेत्र का लोकगीत है। और ठीक है, लेकिन इसे अब समूचे उत्तर प्रदेश में गाया जाने लगा है। यानी पूर्वांचल की बात करिए, अवध की बात करिए, बुंदेलखंड की बात करिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करिए या ब्रज की बात कीजिएगा, अब सारे हिस्से में सोहर गाई जाती है। लेकिन बस इतना अंतर हो जाता है, क्षेत्र के अकॉर्डिंग इसका स्वरूप बदल जाता है। जैसे सोहर गाएंगे ब्रज में तो उसमें कहना के बचपन का रंग हो जाएगा, अवध में राम को शामिल कर लिया जाएगा। ये महत्वपूर्ण परिवर्तन आ जाता है। सोहर को उत्तर प्रदेश में बच्चे के जन्म के समय गाया जाता है। यह एक उल्लास का गीत है। सोहर में बच्चे के जन्म की खुशियां हैं, परिवार के आनंद हैं और ईश्वर की कृपा का वर्णन होता है। आगे चलें तो कृष्ण जन्मोत्सव है, राम जन्मोत्सव के समय भी ये गाया जाता है। यह गीत मंगल गीत भी हैं और समस्त परिवार और समुदाय में ये खुशी फैलाते हैं। बेटा हुआ किसान के घर खेतों में छाई बहार, मेहनत से सींचे खेत फसलों में आई बहार, गाय सोहर खुशी से सब फसलें हो जाएं तैयार, धन धान से भरे घर बार, किसान का सपना साकार। आप देखिए अब यहाँ पर किसान का है, अब दो तरह के उत्सव मात्र एक सोहर में दिखाई दे रहे हैं। अगर इसे कभी की दृष्टि से अगर देखा जाए तो एक घर में बच्चा आया है, खुशी आई है, उसी प्रकार खेत में भी खुशी आई है। इन दोनों को आप देख रहे हैं। बेटा हुआ किसान के घर, यानी वो एक खुशी है, दूसरी खेतों में छाई वाली दूसरी खुशी है। यानी ये सोहर की विविधता हो गई है और ये क्षेत्रीयता की दृष्टि से अलग अलग है ना। तो ये जो लोकगीत है ना, ये सांस्कृतिक परंपरा के साथ अपने आप को अपडेट भी करते रहते हैं। ठीक है ना। जो पहले सोहर गाई जाती थी, आज के सोहर में बहुत अंतर आ चुका है। परंपरा वही है, शब्दावलियां और विषय भी चेंज हो गए हैं। अब मल्टी डायमेंशनल उसमें आ गए हैं। ठीक है, और इसमें सोशल मीडिया की भी भूमिका है। ढोला की बात करें, ढोला ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये गाया जाता है। ये क्या है? ये प्रेम और वीरता का गीत है। ढोला मुख्य गीतों में प्रेम और वीरता का वर्णन होता है। यह गीत मोस्टली क्या है, राजस्थान में ढोला मारू की जो प्रेम कथा है उससे प्रेरित है और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोकप्रिय है। हालांकि कुछ इलाके जैसे रोहेलखंड है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, और ब्रज है, और ये फरुखाबाद तक बीच में इसका आयोजन होता था, लेकिन मूल केंद्र जो है वो रोहेलखंड है आपका और पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। गायन की शैली की बात करूं मैं ढोला की, तो यह गीत विशेष अवसरों पर जैसे शादी पर,
त्योहारों पर गाए जाते हैं। इनका स्वरूप जो है संगीत और नृत्य के साथ होता है। ठीक है। संवेदनशीलता की अगर बात करें तो ढोला गीतों में प्रेमी प्रेमिकाओं की भावनाओं को प्रकट किया जाता है, उनके संघर्षों का और उनके समर्पण को मानविक रूप से प्रस्तुत किया जाता है। ये विशेषताएं चल रही हैं। अब बात आई आल्हा, बड़े लड़ैया महुआ वाले जिनसे हार गई तलवार, एक को मारे दो मर जाए, तीसरो खौफ खाए मर जाए। आपने आल्हा का सुना होगा। बुंदेलखंड की रणभूमि में दो भाई पैदा हुए थे, आल्हा और उदल, और उनके वीरता के बारे में परमाल जो एक कवि थे जगनिक, और उन्होंने परमाल रासो लिखा। राजा परमारदेव जो चंदेल वंश के थे उनके समय लिखा गया था। तो ध्यान रखिएगा, इतनी वीरता की कहानियां हैं। लगभग उत्तर प्रदेश में अपने अपने स्वरूप में यह भी गाया जाता है, लेकिन इसकी मूल उत्पत्ति कहां पर है? बुंदेलखंड के महोबा में है, वहीं के हैं। ठीक है। और मेरी जो पोस्टिंग रही है वो महोबा में ही रही है। ध्यान रखिएगा, मैं जब सिंचाई विभाग में था, और आपकी अर्जुन सहायक परियोजना है, रतौली है, क्योलारी है, मैं उसका इंजीनियर रहा हूं। ठीक है। वीर गाथा की अगर मैं बात करूं, सॉरी आला का बात करूं तो वीर गाथा है। आला गीतों में वीरता, युद्ध, नायकों की गाथाएं प्रमुख होती हैं। इसमें आला उदल जो कि परमारदेव राजा परमारदेव जो कि चंदेल वंश के थे, उनके जो सेनापति हैं, जो सेना नायक हैं आला उदल, उनकी वीरता का और उनके युद्धों का वर्णन किया जाता है। ध्यान रखना, ये वीर रस प्रधान है। और ये लोक काव्य की जन्मभूमि क्या है? महोबा बुंदेलखंड है। महोबा जिसे हम महोत्सव नगर भी कहा जाता है। इसमें आल्हा और उदल योद्धाओं की वीरता का उल्लेख है। काव्य शैली की बात करें, आला गीत विशेष रूप से बुंदेलखंड क्षेत्र में लोकप्रिय है। इन्हें विशेष प्रकार की गायन शैली में गाया जाता है। ध्यान रखिए, जब गाते हैं तो तलवारों को लेकर के गाते हैं, पगड़ी बांध के गाते हैं, जो उसके साथ गाते हैं और अपना रिप्रेजेंट करते हैं उसको। धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा से देखा जाए तो इसमें धार्मिक भावनाएं होती हैं। माता भवानी और जो शारदा देवी जो उनकी आराध्य देवी थी, उनकी स्तुति इसमें की जाती है। साथ ही मनिया देव हैं, वहाँ पर आपके शिव जी हैं, और शिव की तांडव करती हुई मूर्ति है, आपकी शिव तांडव की जो मूर्ति है महोबा में है, तो उन सब का उल्लेख इसमें किया जाता है। तो कुल मिलाकर के इसमें धार्मिक भावनाएं भी इसमें रहती हैं। और वहाँ की जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं, जो बुंदेलखंड की जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं वो इसमें आपको झलकती हैं। जैसे आन वान शान, मतलब कह देंगे तो करके मानेंगे, है ना, वफादारी है, लड़ेंगे तो जी जान से लड़ेंगे, पीछे नहीं भागेंगे। तो सूरवीर आन वान शान जो महोबा की पीढ़ी दर पीढ़ी लोकगीतों में गाई जा रही है, वो भी किस में दिखाई देती है? इसकी काव्य शैली, इसकी संस्कृति में दिखाई देती है। और इससे क्या होता है? समाज को प्रेरणा और गौरव का अनुभव कराती है। बात करें आला उदल बड़े लड़ैया, चमचम चमक रही तलवार, मची खलबली रण में भारी, होने लगे बार पे बार, जब जब दुश्मन रण में आए टूट पड़े उदल तत्काल, काट काट सर धूल चटाते कर रणभूमि रक्त से लाल। बात आई समझ में? और अभी पीसीएस या आरओआर प्री में पूछ गया था, प्री में भी इनका प्रश्न पूछा गया था। अब जरेवा की हम बात कर लेते हैं। तो जरेवा क्या है? ये मिथकी है और धार्मिक कथाएं हैं। जरेवा गीतों में धार्मिक है और मिथकी कथाओं का समावेश होता है। यह गीत विशेष रूप से देवी देवताओं की स्तुति करते हैं, जब जागरण करते हैं तभी मोस्टली गाए जाते हैं। उनके कारनामों का इसमें उल्लेख किया जाता है। और धारणा इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि ये समूह में अधिकतर गाए जाते हैं, जिससे सामूहिकता और सामाजिक एकता का भी प्रदर्शन होता है। यह धार्मिक उत्सव है, मोस्टली ये धार्मिक उत्सव है, और या मेले के समय या पूजा अर्चना के समय इनको गाया जाता है। आगे हम बात करें बारह मासा। बारह मासा देखिए, ध्यान रखिएगा, ये भक्ति काल और आदिकाल, आदिकाल से स्टार्ट हुए हैं। जो हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है, और इनकी जो परिपूर्ण दशा आती है वो भक्ति काल में आपको दिखाई देती है। रासो साहित्य में भी ये दिखाई देते हैं। तो बारह मासा की हम बात कर लेते हैं। तो बारह मासा गीतों में पूरे साल 12 महीनों का वर्णन होता है। इसमें हर महीने की विशेषताओं का, कृषि गतिविधियों का, मौसम परिवर्तन का भी उल्लेख होता है। ऐसे प्रेम के बारे में 12 मासों में ऋतुओं के साथ अपने प्रेम के व्यवहार को इसमें प्रकट करते हैं। तरह तरह के विषय हो सकते हैं। इन गीतों में प्रेम और विरह का भी भाव होता है। कब प्रेम हुआ, कब विरह हुआ, कब इंतजार है, ये सब कुछ इसमें दिखाई देता है। सावन में रोपे धान, भादों में हरियाली, अश्विन कार्तिक खिले खेत खुशियों की लाली, मार्ग शीर्ष में लाही, पौष में जोता खेत, माघ फाल्गुन में फूले सरसों खुशहाली की रेत। ये छोटा हिस्सा है, ये पूरे 12 महीने हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह से ये 12 मासा यानी 12 महीनों का उल्लेख अपने गायन शैली के द्वारा करते हैं। बड़ा मजा आता है जब इनको सुनाते हैं। सुनाने वाले भी झूम झूम के सुनाते हैं, सुनने वाले भी झूम झूम के सुनते हैं। अब आता है जागर या जागर है। ठीक है,
ये जागरण जिसे बोलते हैं, जागरण, देवी जागरण का नाम सुना होगा, इसी तरह से है। ये जागर क्या है, देवी देवताओं के जागृत करने के लिए गाए जाते हैं। विशेष रूप से नवरात्रि जिसमें हम देवी जागरण आयोजित करते हैं वही है। ये पूजा अर्चना के समय इन्हें गाया जाता है और इसमें माँ के साथ भक्ति भाव होती है, धार्मिक आस्था का प्रगाढ़ वर्णन होता है। बिरहा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिरहा के बिना लिखा हुआ आपका अधूरा माना जाएगा कोई भी आंसर अगर लोकगीत से आता है। यह पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक लोकगीत है। कौन सा? बिरहा। बात करें यहां पर तो बिहारी लाल यादव को बिरहा के जनक के रूप में माना जाता है। चूंकि यह गाजीपुर के निवासी थे, इसलिए गाजीपुर से फैलते हुए ये लगभग अब अवध में फैल गया। बुंदेलखंड में भी कहीं बिरहा गाया जाता है। अवध और पूर्वांचल का तो ये विशेष वो है ही है, और इसने बिहार को भी कवर कर लिया है। बिरहा लोकगीतों में प्रेम, विरह और जीवन की कठिनाइयों का वर्णन होता है। यह गीत प्राय वियोगी प्रेमियों के द्वारा गाए जाते हैं। मॉरिशस, सूरीनाम और देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉरिशस, सूरीनाम, त्रिनाद और टोबैगो देशों में उत्तर प्रदेश के ये गीत गाए जाते हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार से बड़ी मात्रा में इन देशों में श्रमिक ले जाए गए। अब वहां रह गए हैं, तरक्की कर ली है, लेकिन अपने कल्चर के रूप में आज भी वहां पर ये गाए, मतलब ये इन गीतों को गाते हैं। बिरहा में अत्यंत संवेदनशील और मार्मिक भावनाओं का वर्णन किया जाता है, इसका प्रस्तुतिकरण किया जाता है ना। उदाहरण देख लें कि बिरहा गाता किसान खेतों में खून पसीना बहाए, मेहनत की हर बूंद में सपने सपनों को सजाए, फसल उगेगी जब उसकी मेहनत रंग लाएगी, बिरहा का दर्द मिटाकर खुशहाली की राह दिखाएगी। मैंने उन उदाहरण को लिया है जो द्विपक्षी रखते हैं। अब इसे प्योर बिरहा नहीं है, इसमें बिरहा गाता किसान है। बिरहा देखिए दो तरह का हो गया, तो देखिए इन उदाहरणों को छांट करके रखना बहुत बड़ी बात है। तो आप किसान का जब भी कोई आए तो ये वाला लिख देना, और बिरहा की बात आए तो ये भी लिख देना, है ना, हर जगह काम आएगा। ठीक है, अगर मैं केवल बिरहा लेता तो हो सकता है कि फिर वो किसान की इसमें बात नहीं आ पाती। रसिया, ब्रज का क्षेत्र, और मैं तो ब्रज का क्षेत्र का रहने वाला हूँ, और रसिया सुनने का मेरा बहुत बड़ा अनुभव है, और मुझे जब भी मिलता है मैं सुन के जाता हूँ। हाँ, कृष्ण की और राधा की जो अठेलियाँ हैं, कृष्ण और राधा का जो प्रेम तत्व है, जो होली जो गाई जाती है, उसमें आप देखेंगे तो झूम जाएंगे। ठीक है, रसिया गीत ब्रज क्षेत्र में विशेष रूप से गाए जाते हैं। भगवान कृष्ण और राधा के प्रेम की कहानियां इसमें प्रमुख होती हैं। रसिया में नृत्य संगीत का अद्भुत संगम होता है जो कृष्ण लीला का जीवंत चित्रण करता है। बात करें लोरकी की, लोरकी लोकगीतों में वीरता, साहस और युद्ध के कारनामों का वर्णन होता है। लोरकी एक नायक है, ये पूर्वांचल के लोकगीत है। इन गीतों में समाज के नायक और वीरों की कहानियां गाई जाती हैं। लोरकी विशेषकर किसानों और ग्रामीण समुदायों के बीच एक लोकप्रिय है। लोरकायन भोजपुरी के सबसे प्रसिद्ध लोक गाथा है और इसको नायक लोरिक है, और ये अहिर छत्तीस जाति से संबंधित रखते हैं, ऐसा कहा जाता है। इसीलिए इसे अहिर छत्तीस जाति की रामायण भी कहा जाता है। लोरकी कहे किसान किस्सा वीरों का, खेतों में संघर्ष का गीत, किसान लड़ता हर रोज मौसम की मार से जीत, मेहनत से सींचता धरती को उम्मीद की लोर सुनाता, फसल उगती जब लहर लहाई उसकी जीत का परचम फहराता। मतलब ये दोनों वीरता का, किसानी का उल्लेख इस गाने में किया गया है, इस लोकगीत में किया गया है। नौका झक्कड़ की बात करें तो नौका झक्कड़ नाई समुदाय का प्रिय लोकगीत माना जाता है। इस गीत के माध्यम से नाई समुदाय को भी अपनी पहचान मिलती है। यह अन्य गीतों की तरह इसकी भी अपनी अलग शैली है। बात करें रागनी की, रागनी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गाई जाती है। यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश का लोकगीत है। उत्तर प्रदेश के विशेष करके रोहिलखंड, बरेली का जो क्षेत्र है, बिजनौर का जो क्षेत्र है, सहारनपुर का जो क्षेत्र है, वहां पर यह गाया जाता है। इन प्रमुख लोकगीतों के माध्यम से उत्तर प्रदेश की समृद्ध संस्कृति, परंपराएं और जीवन के विभिन्न पहलुओं का जीवंत चित्रण होता है। यह गीत समाज के हर वर्ग और आयु के लोगों में समान रूप से लोकप्रिय हैं और इन्हें अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ते हैं। यह आपका इतना जो है, यह आपका निष्कर्ष हो जाएगा। ठीक है, और इस तरह से आप लिख देंगे, जितना भी आपकी शब्द सीमा हो उसके अकॉर्डिंग लिख करके आप कह देंगे टाटा और बाय बाय, अच्छे नंबर हमको दे दो, और पक्का है देगा, क्योंकि आपने उदाहरण विशेषताओं को जिस रूप से पिरोया है। अगर आपने एज इट आप लिख दिया, मेरा दावा ही नहीं है, विश्वास है, आप शायद है कि वो एक ही नंबर आपके काटे, 8 में से 7 और 12 में से 11, इतने नंबर पाने की आपकी प्रबल संभावना है। ये प्रश्न आता है और आप इस शैली में आप लिख देते हैं। वैसे इसमें मैंने 10 प्रश्नों को डिजाइन किया है। आज मैंने इसका एक प्रश्न को आपको सामने प्रस्तुत किया है। अगर आप ये PDF चाहते हैं, ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं, तो UPPCS ये आपका GS5 का सेक्शन है। ठीक है, तो GS5 में आप मैंने बैच स्टार्ट कर दिया है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। धन्यवाद।